नमस्कार, द फॉलोअप के फेसबुक लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह और मेरे साथ आज मनोज पांडे सर बैठे हुए हैं। हम आज दिन भर की कई राज्य में जो है कई घटनाएं जो है बड़ी खबरें हुई हैं उस पर चर्चा के लिए बैठे हैं। आज विश्व यूथ दिवस है, यानी कि विवेकानंद जयंती है और आज के दिन एक बड़ी अच्छी खबर बोल सकते हैं ये हुई है कि एसबीएम कर्मियों को जो है उनका धरना जो है समाप्त हो गया है। इसके साथ ही सिमडेगा मामले में आज राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया है और उसी मामले में कांग्रेस भी जो है विक्सल कोंगाड़ी के बचाव में उतरी है। साथ ही साथ पीएलएफआई के जो कुछ उग्रवादी जो गिरफ्तार हुए हैं उस मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और तमाम जो डिटेल्स हैं आज ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने साझा किया। इसके बाद पलामू में नवा बाजार थाने के जो थाना प्रभारी थे लालजी यादव, उनकी मौत मामले में अब मामला जो है उलझता जा रहा है। उनके शव को मेदिनीनगर में पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। उसके बाद फिर परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मना किया था शव का पोस्टमार्टम ना हो, फिर भी कर दिया गया। इसके बाद परिजन जो है रिम्स में यानी शव को उन्होंने लाने का प्रयास किया और रिम्स आ भी गया है शव, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस पर जांच के लिए परिजन जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिम्स का ओपीडी जो था आज दिन भर बंद रहा और शहर के मौसम के बारे में। इन खबरों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सर से पूछेंगे कि सर, एसबीएम कर्मियों का जो धरना पिछले 44 दिन से चल रहा था समाप्त हो गया है, क्या बातें हुई, फिर कैसे समाप्त हो गया और उस पर क्या बोलेंगे? देखो रानी, पहले तो मैं ये कहूँगा इन खबर के इतर आज का मौसम बहुत अच्छा है जी। बारिश भी हो रही है, तो जैसे ही लाइव ख़त्म होगा कहीं पकौड़ा का व्यवस्था तुम करना मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर प्याज वाला पकौड़ा मिलेगा गर्म गर्म तो वो बेहतर होगा और उम्मीद करते हैं कि तुम हमको दोगी जी। फॉलोअप के फंड से बाबा को चाय पकौड़ा बिल्कुल मिलेगा। तो एक तो पहले तमाम दर्शकों को आप लोग जितने भी लोग हैं ठंड में कोशिश कीजिए कि आसपास के लोगों को देखिए, खासकर जो गरीब हैं जो फुटपाथ के किनारे हैं। शहरी अगर आप हैं तो ग्रामीण इलाके में जो हमारे दर्शक हैं वो भी देखें कि वहाँ पे भी कोई ठंड की वजह से मौत ना हो या कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास ना तो अनाज हो ना आग जलाने का कोई साधन हो या गर्म कपड़े हो, तो उसकी व्यवस्था आप कर दीजिए। सरकार के भरोसे ही सिर्फ मत बैठे रहिए, थोड़ा बहुत अगर सब मदद करेंगे तो वो हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से धनबाद में ठंड से मौत होने के बाद एक गरीब की और वहाँ पे बाद में लोग जब जुटे तो अफसोस के सिवा कुछ नहीं था उनके पास कहने के लिए। और जो कांके में रह रहे हैं लोग उनके लिए शिमला, गुलमर्ग, मनाली, जम्मू सभी कुछ उनके लिए है। पूरा बर्फ़ का चादर बिछा हुआ है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मौसम का मज़ा ले रहे हैं। लेकिन इस खबर को देखने के बाद कई लोग अपना गाड़ी स्टार्ट करके कांके की ओर मत चल दीजिएगा। कोरोना काल है, कोविड गाइडलाइंस प्रोटोकॉल का भी पालन कीजिए। अब आइए खबर पर जी। सवाल था कि एसबीएम कर्मियों का धरना जो है पिछले 44 दिन से चल रहा था, आज उसको समाप्त कर दिया गया, क्या बातें हुई? इसके लिए बंधु तिर्की को धन्यवाद देना चाहिए पहले तो। क्योंकि ना तो अब तक किसी अधिकारी ने, ना ही किसी विभाग के कर्मचारी ने, ना ही खुद विभाग के मंत्री हालांकि पॉजिटिव हो गए हैं मिथिलेश ठाकुर, लेकिन इतने दिनों में कोई काम नहीं, मतलब उनसे वार्ता नहीं की। ये लोग अपने से एक बार सचिव के पास गए भी थे तो सचिव इनसे मिलना मुनासिब नहीं समझे, कहा कि नहीं करेंगे। इनका मामला क्या है देखिए, केंद्र सरकार से फंडेड एक योजना चलती थी सर्व भारत अभियान, उसके तहत इन लोगों की नियुक्ति की गई थी। उसमें इन लोगों को अचानक इस बार हटा दिया जाता है और कहा जाता है कि इन लोगों के द्वारा कि वो अब काम यूनिसेफ के थ्रू होगा, इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उसी को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे थे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पूर्व भी या कुछ वर्ष पूर्व भी
इसी तरीके का एक डिसीजन हुआ था जिसमें इन लोगों की नियुक्ति को लेकर कुछ संशय था, तो फिर उसके बाद उस समय की तत्कालीन सरकार ने सॉर्ट आउट किया था। तो वो लोग कह रहे थे कि हमारा समायोजन कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कई एक राज्य हैं, 17 से भी अधिक राज्य हैं जहां स्वच्छ भारत मिशन के कर्मियों को रेगुलराइज कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, राज्य सरकार के अब वो कर्मचारी हैं, उनका भी डिमांड है। बंधु तिर्की चूंकि एक सेंसिटिव आदमी है, बंधु तिर्की काफ़ी दिनों से व्यस्त थे। जब उनको पूरा इस मामले की जानकारी मिली तो वो खुद स्वतः पहुंचे और वहीं पे स्पीकर फोन पे उन्होंने बात किया मिथिलेश ठाकुर से और कहा कि एक बार बैठ के हल तो निकालने का कोशिश करते हैं, निकल जाएगा। तो मंत्री ने भी चूंकि पॉजिटिव है उसके बावजूद भी कहा कि हम कोशिश करेंगे, और उसी आश्वासन के तहत फिलहाल जो यूं कहें कि आंदोलन समाप्त हुआ है और उम्मीद करनी चाहिए कि अब एसबीएम कर्मी का समायोजन हो जाएगा। राज्य सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कहने के लिए कि हमने इतने कर्मचारियों का समायोजन कर लिया या इतने को अब राज्य सरकार का कर्मचारी का दर्जा दे दिया। तो ये एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए, उनका भी होना चाहिए इस तरीके से समाधान। जी बिल्कुल। तो एसबीएम कर्मी जो थे उनका धरना जो है वो खत्म हो गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जो है उन्होंने बात की है फ़ोन पर और कह दिया है कि आपकी जो डिमांड है वो पूरी की जाएगी, समायोजन जो है 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो धरना प्रदर्शनकारी थे उन लोगों का कहना है कि फिर भी अगर ये नहीं होता है 1 महीने के बाद तो वो मुख्यमंत्री आवास को जो है घेराव वगैरह करेंगे। इसके बाद हम सर उस पर आएंगे सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में। उसमें आज राज्यपाल ने डीजीपी को तलब किया है। देखिए वहाँ पे क्या ऐसा है रानी कि कल आपको याद होगा कि भाजपा विधायक जो एससी मोर्चा के, दलित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, चंदन कियारी से विधायक हैं, तो वो तमाम लोगों को, उनके परिजनों को ले जा कर के राज्यपाल से मुलाकात कराई। उसके अलावा उन परिजनों ने एससी आयोग को भी पत्र लिखा है, मानवाधिकार को आयोग को भी पत्र लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा है। राज्यपाल से मिलकर उन्होंने भाई कहा कि भाई हम सीबीआई जांच की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ पे उन पे आरोप लगा रहे हैं कि हिंसा को भड़काने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। जी हाँ। ठीक है। वो मामला ये है कि सभी लोगों को झारखंड में पता ही होगा कि वहाँ पे एक भीड़ आई, अचानक से उसको ले जाने लगी, फिर उसको मारा पीटा, और जब मारपीट लिया तो उसको जिंदा जला दिया। कई बात कह रहे हैं कि भाई वो लकड़ी जंगल से काटता था और जब गांव वाले उसको रोकते थे तो अपने आप को नक्सली का सदस्य होने के या नक्सलियों के नाम पे धमकाता था। ऐसा मतलब पहले आ रहा था बात। फिर उसके बाद आज डीएफओ की बाइट आई है। डीएफओ ने सीधा कहा है कि विक्सल कोंगाड़ी जो है हम लोगों को डार्क में रखें। वहाँ पे लकड़ी कटने की बात पुरानी थी और ऑन द स्पॉट वो नहीं था तो हम उसको एक्यूज्ड कैसे मान लें। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो लकड़ी का मामला है वो अक्टूबर में ही खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि वो जिस आदमी से लकड़ी खरीद कर लाया था घर निर्माण कराने के लिए, वो आदमी कह रहा है कि हमने पैसे से भेजा था, वो रैती जमीन पर लकड़ी थी। पर एक नियम होता है कि अगर रैती जमीन पर भी आप वृक्ष काटते हैं तो उसके बाद आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, एक परमिट होता है, ट्रांजिट परमिट लेना पड़ता है वन विभाग से। हालांकि गांव वालों को उतना पता नहीं होता आमतौर पे, तो हो सकता है उन्होंने नहीं लिया हो। लेकिन डीएफओ ने कहा कि विधायक जी ने ये कहा था कि भाई आप वहाँ लकड़ी कट रहा, आप जाइए। जबकि हम लोग गए तो घटना के करीबन 50 फीट या 100 फीट पहले से ही देखा तो 9 फीट 10 फीट आग की लपटें जल रही थी और काफ़ी संख्या में भीड़ थी। तो हम लोग नहीं गए, वहाँ ही पे ठहर गए। डीएफओ ने कहा इस तरीके की बात बताई ही नहीं गई थी कि वहाँ पे मतलब पंचायत किया जा रहा है। तो अब इन सारी बातों का किया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि वहाँ पे गांव के ही बगल में एक हटिया लगता है जहाँ पे गौ मांस धड़ल्ले से बिकता है, उसके खिलाफ ये इनका कार्यकर्ता था। आज प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि कुछ लंबे अरसे तक वो बीजेपी से जुड़ा रहा था, वो विरोध करता था कि यहाँ पे गौमांस प्रतिबंधित है, आप नहीं बेच सकते। लेकिन अब कांग्रेस ये कहते हुए अपने विधायक के बचाव में उतरी है कि बीजेपी अगर इस पूरे प्रकरण को देखे तो बीजेपी के कौन से कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि भाई हटिया में गौमांस बिकता है, पुलिस के कौन से स्टेशन डायरी में इसका एंट्री है या किसके खिलाफ केस कराया गया था। ठीक है,
तो इसको इसलिए वो करी कि इससे विधायक का कोई लेना देना नहीं है, हर कोई कह रहा है कि घटना बहुत दुखद है। तो उसी मुद्दे पर राज्यपाल से चूंकि हर कोई मिला था, आपको याद होगा बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, बीजेपी का पूरा शिष्टमंडल, पीड़ित के परिजन। तो उसके बाद आज राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया, डीजीपी से पूरा जानना चाहा कि घटनाक्रम क्या है, पुलिस अब तक क्या कुछ कर रही है, और उनको जो अपना दिशा निर्देश देना था डीजीपी को कहा भी कि भाई आप निष्पक्ष और तेजी से इस पूरे मामले की जांच कीजिए, और आपको लगता है कि सक्षम है पुलिस ऐसा है, तो वो जो डीजीपी ने अपने तरफ से कहा उनको बताया। उसके बाद डीजीपी ने राज्यपाल ने यही कहा कि ये काफ़ी दुखद घटना है, हृदय विदारक है, और उन्होंने घटना की निंदा की है। लेकिन इस खासकर इस मामले को लेकर आप देखेंगे बीजेपी में 4 पावर सेंटर हैं, और दलित की राजनीति को इतना ऊपर रखा गया कि वो चारों पावर सेंटर आप पिछले 2 वर्षों में एक मुद्दे पर एक साथ आए। बाबूलाल मरांडी भी आपको उस मुद्दे पर दिखे, अर्जुन मुंडा भी दिखे, रघुवर दास भी दिखे, दीपक प्रकाश भी दिखे। तो बीजेपी अब उस तरीके से इस मामले को देख रही है, और बीजेपी को लगता है कि ये पूरी तरीके से साजिश थी, ये हत्या की गई है, ये मॉब लिंचिंग का मामला है इसलिए। और अब बीजेपी जो रघुवर दास कह रहे थे कि भाई इसमें 2 हत्याएं हुई हैं, एक तो जिसको जिंदा जला दिया गया, और उसकी पत्नी के गर्भ में जो 2 महीने का बच्चा था वो भी खराब हो गया इस दौरान, क्योंकि उसके साथ भी मारपीट हुई थी। तो इसके लिए अब दोषी मान रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो जाए। हालांकि आज दीपक प्रकाश ने कहा, जबकि पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई सत्ता पक्ष में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि रूपा तिर्की मामले का क्या हुआ, सीबीआई कहां तक पहुंची, जज उत्तम आनंद जो धनबाद में घटना घटी उसमें क्या सीबीआई कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, घुमाती है और पूरा मामला क्लियर हो जाता है। तो दीपक प्रकाश ने कहा कि ठीक है, अगर सीबीआई पे इनको भरोसा नहीं है तो सिटिंग जज से करा लीजिए, झारखंड में जो भी हाईकोर्ट के सिटिंग जज है उससे मामले की जांच करा लीजिए। उसी तरीके से जो आप पलामू में जो फिलहाल दरोगा पोस्टेड थे जी, उसके बारे में कुछ बता दें कि जो लालजी यादव थे उनका शव जो है रांची भेजा गया है रिम्स, और वहाँ बेदनी नगर में उनका पोस्टमार्टम जो है परिवार के विरोध करने के बावजूद भी करा दिया गया है एक बार। लेकिन अब परिवार वाले उस पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से उनका लालजी यादव के शव का पोस्टमार्टम रिम्स में होना चाहिए, इसलिए शव को भेजा गया रांची। आगे क्या लगता है, उसमें पोस्टमार्टम कराने दिया जाएगा या विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्यों ये मामला उलझता जा रहा है? अन्नपूर्णा देवी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है और निष्पक्ष जांच की मांग की है, क्यों इसे साजिश के तहत क्यों आत्महत्या देखा जा रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, अन्नपूर्णा देवी तो एक ओबीसी फैक्टर था, और चूंकि ये मामला एक अधिकारी से जुड़ा हुआ है, आप राज्य में देखिए तो हाल फिलहाल में 2 दरोगा स्तर के अधिकारी या आत्महत्या, दोनों मामले को शुरू में आत्महत्या बताया जाता है, फिर बाद में मामला उलझ जाता है, चाहे वो रूपा तिर्की का हो चाहे ये हो। आज जो जहाँ से ये दरोगा आते हैं, जिनका पैतृक निवास जहाँ साहेबगंज है, वहाँ के विधायक अनंत ओझा जो राजमहल के विधायक हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये काफ़ी होनहार था, सबसे घर में पढ़ने लिखने वाला और सबसे काम करने वाला। जी, काफी क्योंकि कई जिलों में थे और काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। क्योंकि वो कानून की पेचीदगियों को लगाकर वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रताड़ित नहीं करते थे, पहले वो मौका देते थे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से परिजनों ने उनसे शिकायत की वहाँ के स्थानीय विधायक से कि भाई इससे कुछ दिन पहले पलामू में क्या हुआ था, तो वहाँ पे जो परिवहन के अधिकारी थे वो चाह रहे थे कि सरकार का जो राजस्व की प्राप्ति है वो घटे नहीं, तो उसको लेकर काफ़ी ट्रक पकड़ा जा रहा था और भाई उनसे फाइन वसूला जा रहा था। उस दौरान कई मुद्दे को लेकर ये अपना विरोध प्रकट कर रहे थे कि भाई आप कैसे कर रहे हैं, तो इन दोनों में झगड़ा हुआ तो इसकी शिकायत परिवहन अधिकारी ने वहाँ के एसपी से कर दी, एसपी ने निलंबित कर दिया। लेकिन जब घटना घटी तब आपको याद होगा सबने सवाल उठाया कि भाई कैसे घटना घट गई, तो वहाँ के स्थानीय लोग कई एक घंटे तक एनएच को जाम करके रखा था। अब इससे समझ में आ सकता है कि एक स्थानीय दरोगा आमतौर पे आम
आदमी एक पुलिस को मतलब थैंक्सलेस जॉब के तौर पे देखता है, और कोई पूरा भीड़, पूरा वहाँ के स्थानीय लोग अगर किसी की मौत के मामले की जांच की मांग को लेकर अगर सड़क को जाम कर दे और कई दिनों तक, तो उनकी लोकप्रियता समझी जा सकती है इस कोरोना काल में भी। तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि नहीं ये भाई ये साजिश है, क्योंकि यहाँ पे अवैध वसूली हो रहा था और इसको ही रोक रहे थे दरोगा, तो इसलिए इनका मौत हो सकता है, हत्या हो सकती है, ये आत्महत्या नहीं है। क्योंकि सस्पेंशन की वजह से कोई भी दरोगा अपने लाइफ टाइम में कई एक बार, चूंकि ये डिसिप्लिनरी वर्क होता है, कई बार लोग सस्पेंड हो जाते हैं छोटी छोटी वजहों को लेकर, तो इसलिए इन छोटी बात को लेकर कोई आत्महत्या तो नहीं कर सकता। तो उस दौरान पुलिस वहाँ क्या की, वहाँ के प्रशासन तुरंत पोस्टमार्टम करा दी। परिजनों का आरोप था कि वहाँ का पोस्टमार्टम फेयर हुआ है कि नहीं हुआ ये हमको संदेह है, इसलिए बॉडी जब रिम्स आया तो कह रहे कि हमारा फिर से पोस्टमार्टम होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए और मजिस्ट्रेट को डिप्यूट करके होना चाहिए। तो वो मामला है। दूसरी बात आप देखिएगा, जैसे ही वहाँ के एसपी ने कहा कि भाई उनसे पूछा गया कि आप निलंबित कर दिए और उसकी वजह से वो अगर ऐसी करा तो बोले टेंशन में आके आत्महत्या किया, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि ये रांची में जब पदस्थापित थे तो रांची के थाने का मलखाना का चार्ज होता है। मलखाना एक ऐसा जगह होता है थाना में, जो भी सामान जब्त होता है, चाहे वो कुर्की जब्ती का हो या किसी अपराधी धराते हैं, तो वो मलखाना का जो प्रभारी होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उन्हीं के कस्टडी में रहता है। हर केस में, इस केस में इतना पैसा धरा है, इसमें इतना हथियार धरा है, तो वो चार्ज था। और उस दौरान मलखाना से कुछ ऐसी चीजें गायब हो गई जिसको लेकर ये टेंशन में थे, और हो सकता है उन्होंने कहा था वहाँ के पलामू के एसपी ने कि उस वजह से इन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन उसके तुरंत बाद जब पत्रकारों ने यहाँ के ग्रामीण एसपी से पूछा कि भाई आपका क्या कहना है, क्या वाकई में मलखाना का चार्ज देने में कुछ चीजें मिसिंग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो बाकायदा 3 दिन रांची में रहे, अच्छे से चार्ज देकर गए, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ मलखाना के चार्ज देने में। तो ये मामला फिर से उलझ गया जी। अब परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई होनहार थे, दरोगा थे, तो इनको जो फेयर जांच होनी चाहिए पूरे मामले की, कि वाकई में ये दबाव में किया गया कदम है या हत्या है, ये सब पूरे जांच की मांग कर रहे। तो विधायक जो अनंत ओझा हैं, जो दरोगा के पैतृक निवास के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए। अब सरकार का क्या पक्ष होता है, पुलिस अपना कैसे पक्ष रखती है, वो देखना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई इसको करोड़ रुपया से ज़्यादा का मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी का तो अनुकंपा पे है प्रावधान, लेकिन वो पैसे की राशि को लेकर और परिजन और उसको लेकर क्या कह रहे हैं वो नहीं पता। पर ये बात भी पता चली कि वहाँ के परिजन फिर बाबूलाल मरांडी के पास भी गए थे थोड़ी देर के लिए, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा फ़ोन से बातचीत, जो अपने जब ये जिंदा थे रात 8 बजे तक बात हुई थी, उस दौरान का रिकॉर्डिंग भी बता रहे थे कि वो बहुत फेयर थे, नॉर्मल थे, किसी तरीके का वैसा फ्रस्ट्रेशन नहीं था मन में। तो फिर कोई कैसे अचानक आत्महत्या कर लेगा। तो अभी देखिए अब धीरे धीरे ये मामला कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़। मीन्स इसमें आप देख सकते हैं परिजनों का जो वो सीधा आरोप है कि उन पर अवैध वसूली के लिए जो है प्रेशर बनाया जा रहा था, और इसी प्रेशर में आकर जो नीचे स्तर के जो अधिकारी थे उन्होंने एसपी के पास शिकायत की, और उसके बाद उन्हें लालजी यादव को निलंबित किया गया। इस निलंबन की वजह से ही कहा जा रहा है ऐसा कि वो फ्रस्ट्रेशन में थे, डिप्रेशन में थे और तनाव में आकर उन्होंने आत्महत्या किया, ऐसा परिवार का आरोप है। अब आज की एक बड़ी घटना दिन भर में ये हुई कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने और नौशाद आलम ग्रामीण एसपी ने चारों उग्रवादी जो गिरफ्तार हुए हैं, पीएलएफआई उग्रवादी, उनके बारे में डिटेल्स बताया। क्या गिरफ्तारी हुई, कैसे कहां से हुई, क्या चीज़ें बरामद हुई, कितने, और शानदार BMW कार बरामद हुई, मॉडिफाइड थार हुआ। देखिए आमतौर पे जो ये मुहा मुही चर्चा हुआ करती थी पत्रकारों के बीच और पुलिस अधिकारियों के बीच कि नक्सली काफ़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, खासकर नक्सली के शीर्ष नेता, तो अब उसकी पुष्टि हुई है जी। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि कई नक्सलियों के स्कूल खोलने की बात आ रही थी, कईयों के फ्लैट में इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, कईयों के ज़मीन खरीदने की बात आ रही थी, तो लगातार इन्वेस्टमेंट की बात आ रही थी। लेकिन सन्नी ने आपको कुछ दिन पहले ही दिखाया, उसी से हाँ कि BMW कार, वो मॉडिफाइड जो थार था, तो उसी को लेकर पुलिस ने किया। तो 4 अभियुक्त और 4 उस दिन, टोटल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये वो लोग हैं जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते थे जी।
तो अब कोई भी बायलैटरल एंट्री की तरह होता है। अगर आप हमारे विश्वासी हैं तो हम सिर्फ एक पोस्टमैन की तरह काम कर सकते हैं, या फिर हम आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं तो आप भी हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। अर्थात पुलिस का आरोप है कि ये जो इनके पास से सारी चीजें बरामद हुई है ये दरअसल इनके नहीं है, ये नक्सलियों के हैं। और ये जो खासकर शहर के कई यूथ, अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वो लोग कैसे छोटे मोटे अपराध करते करते अपनी शौक को पूर्ति करने के चक्कर में वो लोग पीएलएफआई से जुड़ते चले गए। और जो पीएलएफआई के सुप्रीमो हैं दिनेश गोप, उनका कहा जा रहा है कि उन्हीं का पैसा है, तो उन्हीं का सारा सामान है। तो ये देखिए अभी जो 70 पीस जो पीएलएफआई का पर्चा है, पोर्टेबल टेंट जो नक्सली ढोकर चलते कहीं टेंट लगा दिया जंगल में, वो है। स्लीपिंग बैग है 7 पीस, एक स्कूटी भी बरामद की गई है, ठीक है। और उसके अलावा BMW कार है जो इसमें यूपी का रजिस्ट्रेशन है, थार जीप है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि 77,03,200 रुपये कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक 7.6 बोर का खुला हुआ पिस्टल भी बरामद किया गया है। एक 9mm का पिस्टल है, 13 कारतूस है, गोलियां हैं और तमाम चीज़ें। मोबाइल फ़ोन 31 मोबाइल फ़ोन की बरामदगी की गई है। पेन ड्राइव है। इसके अलावा सिम कार्ड है 8, जिसमें बताया कि किस किस कंपनी के हैं। स्मार्ट वॉच हैं, हैंडफोन है। तो ये सब तो मान लीजिए आमतौर पे जो गिरफ्तार हुए हैं वो लोग भी पहनते होंगे, तो उसको भी जब्ती सूची में डाल दिया है। चांदी का चेन है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ATM है, एक कार और MG हेक्टर जो बरामद हुआ है। XUV भी बरामद हुआ है जो दिल्ली की नंबर की गाड़ी है। तो इतना 4 गाड़ी, स्कूटी, और वो सब महंगी चीज़ें। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग नक्सली लोग धमकाते हैं, लेवी वसूल करते हैं और फिर ये लोगों को पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें जो टोटल अभी तक 8 गिरफ्तारी हुई है, निवेश कुमार की हुई है, ये धुरवा के रहने वाले हैं। शुभम पोद्दार ये खुट्टी जिला के रहने वाले हैं। ध्रुव कुमार सिंह ये जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अमीर चंद्र ये भी धुरवा के रहने वाले हैं। आर्य कुमार सिंह ये खुट्टी जिला के रहने वाले हैं। उज्जवल कुमार जो 18 साल महज उम्र है वो खुट्टी के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार जो हैं वो भी धुरवा के रहने वाले हैं। और सुभाष पोद्दार जो हैं वो धुरवा के रहने वाले हैं। तो इन 8 लोगों में हाईएस्ट उम्र क्या है? 35 वर्ष। 35 वर्ष मतलब 35 वर्ष से सब कम उम्र के 18, 19, 29, 32, 20 साल, 32 साल। मतलब ज़्यादातर अब युवा, अब यूं कह ले कि गतिविधियों से जो है नहीं, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। और आपने शुरू में ही कहा कि आज युवा दिवस है। युवा दिवस है जी। अब ये चिंतन करने का विषय हमारे लिए भी है, समाज के लिए भी यह है कि देश में एक तो पहले होगा कि सभी को सुधरना होगा, तभी तो सुधरेंगे। आखिर हम बापू के वंशज अपने आप को बताने में बिरसा मुंडा के वंशज कितना वक्त लगाएंगे? हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज कैसे थे? वो कहेंगे कि अपराधी छवि के थे। तो ये भी सोचना होगा युवाओं को कि आवश्यकताएं एक जगह होती है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं? क्या शॉर्टकट तरीका इस्तेमाल करते हैं? क्या वो संवैधानिक है या तरीका नहीं? क्या वो अपराध से जुड़ा हुआ मामला है? तो और ख़ासकर एक चीज़ जो देखने को मिलती है कि एक एज डिफरेंस हो जाने के बाद युवा अपने परिवार के सदस्यों से कट जाते हैं या कम समय तक ही बात करते हैं। एक पिता को उतना ही पता होता है कि पुत्र मेरा फलना स्कूल में पढ़ रहा है या फलना काम करने जा रहा है या फलना कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन एक दोस्ती बनानी होगी परिवार वालों को, क्योंकि एक पिता या एक माँ, एक दादा, एक दादी कभी नहीं चाहेंगे किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब हो, कि उनका बाल बच्चा गलत ट्रैक पे चला जाए। क्यों? क्योंकि गलत काम का गलत परिणाम एक ना एक दिन सामने आता है। और आज ये लोग सारे लोग सलाखों के पीछे हैं। SSP ने रांची का PC किया, ग्रामीण SP भी थे। सरकार, पुलिस के लिए उपलब्धि है, समाज के लिए बहुत बड़ी नाकामी।
समाज को सोचना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं, और हम युवाओं को भी सोचना चाहिए कि विवेकानंद बनना है या फिर चोर डकैत बनना है जी। ये तय हमको करना होगा। जी, तो ये आज 8 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में पुलिस ने कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे दी है, और जो सामान वगैरह जो भी बरामद हुए हैं वो सारी चीज़ों की जानकारी आई है। एक आखिरी आज का बड़ा खबर था शहर का, वो ये कि रिम्स की ओपीडी जो थी 2 बजे के बाद मीन्स सेकेंड हाफ में बंद कर दी गई थी। क्या क्यों बंद किया गया ओपीडी? अचानक से मरीजों को प्रॉब्लम हुई, दिक्कतें नहीं? सिलसिला आज बुधवार से कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अभी ये कंटिन्यू चलेगा? हाँ, फर्स्ट हाफ में रिम्स का ओपीडी सेवा शुरू रहेगी। सेकेंड पाली में मतलब कह लीजिए सेकेंड हाफ में दोपहर के बाद से रिम्स में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। दरअसल रिम्स प्रबंधन ने कल एक बैठक की थी सारे विभाग के एचओडी को बैठाकर, और वहाँ जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। वहाँ के कई एक डॉक्टर, नर्स, स्टाफ तमाम लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए क्या किया गया कि ओपीडी में कम भीड़ है तो एक पाली अभी बंद कर दी गई है। लेकिन प्रबंधन ने यह भी फैसला लिया है कि अगर कोरोना का संक्रमण में कोई गिरावट नहीं आया अगले 1 सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन, तो फर्स्ट पाली में जो अभी ओपीडी चल रहा है वो भी बंद कर दिया जाएगा जी। मतलब ये निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो कोरोना अगर संक्रमण कम होगा तो फिर से दूसरी पाली का भी ओपीडी सेवा खुल जाएगा। लेकिन तमाम लोग जो रिम्स जा रहे हैं अपना इलाज कराने, और खासकर ओपीडी के वो पेशेंट हैं, तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए और ये बात मान लीजिए कि अभी सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही जाइएगा, सेकेंड हाफ में ओपीडी सेवाएं बंद है। और आज एक और बात बड़ी खबर आई थी रिम्स से ही, वो राजेश ठाकुर जो है प्रदेश अध्यक्ष, उनके सीने में अचानक से दर्द हो गया और वो भर्ती हो गए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। हालांकि अभी वो अस्पताल से वो बाहर आ गए हैं, लेकिन वो दर्द थी तो उनका एंजियो टेस्ट भी कराया गया कि कितना ब्लॉकेज है या नहीं है। ये तमाम तरह की टेस्ट हुई। हालांकि जब डॉक्टर सेटिस्फाइड हो गए तो राजेश ठाकुर अब अस्पताल से बाहर आ गए हैं। जी, तो ये दिन भर की कुछ तमाम बड़ी खबरें थी जिसके बारे में आपको मनोज पांडे सर ने पूरी डिटेल्स में जानकारी दे दी है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे आप फॉलो अप के साथ। नहीं, एक और बहुत बड़ी खबर अभी इनके पास कलेक्शन रहता है एक्चुअली खबरें बहुत सारी होती हैं, हम लोग चुपकी चुनते हैं और कभी कदाल चुनने में ऐसा हो जाता है कि कई एक खबर दिमाग से स्लिप कर जाती है, या फिर हमको लगता है कि हमारे मतलब उस लेवल का नहीं है जो लेकिन बताया जाए। सबसे अच्छी खबर, और कहते हैं अंत भला तो सब भला, पॉजिटिव खबर ये है कि राज्य में 7 ऑक्सीजन प्लांट मुख्यमंत्री ने यूं कहा कि आज उद्घाटन कर दिया, अब शुरू हो गए हैं। तो हालांकि इस कोरोना काल में तीसरे फेज में सांस से संबंधित दिक्कतें कम देखने को मिल रही है, बहुत कम। हाँ, लेकिन सरकार जिस तरीके से तैयारी कर रही है, यूं कह ले कि ऑक्सीजन प्लांट को जिस तरीके से उद्घाटन करके चालू कर दिया गया 7 जगह, उम्मीद करनी चाहिए कि हर छोटे से बड़े अस्पताल में एक तो ऑक्सीजन का प्लांट हो जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, पीएचसी, सीएचसी तक इतना मजबूत हो जाए कि लोगों को ये बेफिक्र रहें वो लोग कि किसी भी सूरत में हमको बड़े अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वहाँ जो सुविधा मिलती है हमें सरकारी अस्पताल में, वो भी निःशुल्क या कम दरों में, हमारे पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी उपलब्ध है। जिस दिन उस तरीके का झारखंड हो जाएगा स्वास्थ्य सेवाओं में, हम जब ये कह पाएंगे कि हाँ हमारे गांव के लोगों की इलाज चाहे वो कितना भी बीमार पड़े या किसी तरीके का हो वहीं पे हो सकता है, उस दिन यूं कहे कि हम लोग नंबर 1 हो जाएंगे स्वास्थ्य सुविधा में। लेकिन ये एक अच्छी पहल थी सरकार की, 7 ऑक्सीजन प्लांट मिलना ये अच्छी बात है, और आज इसका मुख्यमंत्री ने बाकायदा ऑनलाइन उद्घाटन कर दिया है। जी, तो इस कोरोना काल में 7 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन होना बड़ी बात है, राज्य के लिए एक बड़ी बात है। और इसी के साथ जो एक रौनक कुमार पांडे जी जो है लगातार पूछ रहे हैं कि सर 15 के बाद कॉलेज खुलेगा या नहीं। आज 12 तारीख हो ही गया है, 15 तारीख तक इंतजार करेंगे। 15 तारीख तक ये हाँ सरकार होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। देखिए, ये थोड़ा सा भ्रम था, आपको बता दे रौनक जी, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सरकार ने जो पिछला आदेश निकाला था उसमें ये कहा था अगले आदेश तक जी स्कूलें, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। अब अगला आदेश कब होता है? जब तक उससे पूर्व बैठक ना हो जाए। तो जैसे ही आपदा प्रबंधन की बैठक होगी उस समय डिसाइड होगा कि क्या
स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर खोले जाए या पाबंदियां और सख्त कर दी जाए, वो तय उस दिन होगा। तब तक ये मानकर चलिए ये 15 का कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि सरकार के आदेश में अगले आदेश तक था, तो अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज सारे बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थान। चलिए इसी के साथ जो है यहाँ पे हम पकौड़े खाने का वक्त हो गया है। हाँ, रानी ने आप सभी के सामने वादा किया था कि जैसे पकौड़ा आप खिलाएगी, अगर वो नहीं खिलाएगी तो हम आपको बताएंगे कि ये भी वादा खिलाफी कर रही है, किसकी तरह वो आप समझ जाइए। शुक्रिया आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।